Hello guys, this is KC Patel and welcome to Teachers Factory। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपका प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। CDP की आपकी क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं, तो आप लोग जो लोग भी सीटेड दिसंबर की या फिर किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं प्राइमरी लेवल की, जिसमें आपका CDP जो है 30 मार्क्स का आता है, तो आप लोग फ्री में इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी। तो जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं तो यूट्यूब में प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप लोग वहां जा कर के पुरानी वीडियो देख सकते हैं। जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के 2-3 वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं थ्योरी के, और आपके प्रैक्टिस सेट भी CDP के आपके 2 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन है। वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। EVS के भी 3 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ यूट्यूब पर। उसमें एक प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन है, 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं, और वो भी क्वेश्चन जो है सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। तो जितने भी लोग, चाहे आप CTET, UP टेट या भी अपने स्टेट के टेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हों, अगर बिहार के हैं तो BTET है ना, हरियाणा के हैं जैसे अभी आ गया है HTET की तैयारी करते हों, तो इन सब के लिए आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। हमारा यूट्यूब कोर्स ऑलरेडी चल रहा है आपका CDP का। उसमें आपका CDP EVS भी आएगा, हिंदी पेडोलॉजी, इंग्लिश पेडोलॉजी, ये सारा कंटेंट आपको फ्री में मिलने वाला है। तो जैसा कि आपको पता है कि अब आज इस वीडियो में हम करेंगे विकास और वृद्धि के सिद्धांत, या फिर आप विकास के सिद्धांत कह सकते हैं, क्योंकि विकास के अंदर ही आपका वृद्धि आ जाता है। वृद्धि जो है विकास का एक छोटा सा हिस्सा होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टार्टिंग की वीडियो में बता चुका हूं, जिसमें हम टॉपिक पढ़ रहे थे वृद्धि और विकास, उन दोनों में अंतर क्या है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी करवा चुका हूं। आपको प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप लोग वहां से जाकर के पुरानी वीडियो ज़रूर देख लें, ताकि आगे की चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ सकें। तो आज का टॉपिक आपको दिख गया होगा, हेडलाइन लिखी हुई है प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि वृद्धि और विकास के सिद्धांत। तो ये जो पॉइंट है ये आपके एकदम पॉइंट टू पॉइंट लिखे हुए हैं, यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो पहले हम विस्तार से पढ़ लेते हैं, इसके बाद इन पॉइंट को दोबारा जब हम रिपीट करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन सा पॉइंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, जो विकास के सिद्धांत हैं, तो पहला सिद्धांत देख लेते हैं, विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। अब देखिए ये होता क्या है, इसको समझना ज़रूरी है, और इतनी सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगा, और इस नोट्स में भी इतने अच्छे तरीके से समझाया गया है कि आपको बस चीज़ों को समझना है और दिमाग में सेट करना है। तो देखिए, वृद्धि व विकास की अपनी ही दिशा होती है। इसके अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है, अर्थात बालक की परिपक्वता गर्भाधान के बाद सिर से पैर की ओर होती है। इस प्रकार के विकास को मस्तक बोधमुखी विकास एवं केंद्र से परिधीय विकास कहते हैं। जैसे बच्चा पहले सिर हिलाना सीखता है, फिर उठाना, उसके बाद बैठना सीखता है। तो ये जो बात हुई कि सिर से पैर की ओर जो विकास होता है वो सिर से पैर की दिशा में होता है, तो इसे आप क्या कहेंगे, इसे कहा जाता है सिफेलोकॉडल। ठीक है, तो ये आपका सिफेलोकॉडल जो है इंग्लिश में भी पूछ दिया जाता है, भले ही आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हो, लेकिन सिफेलोकॉडल आपको इस तरह से हिंदी में दिख दिया जाएगा कि सिफेलोकॉडल है क्या। ठीक है, या इसमें विकास किस तरफ होता है, तो आपका विकास इसमें सिर से पैर की तरफ होता है, ये याद आपको रखना है। अब इसको याद कैसे करेंगे, क्योंकि एक होता है आपका सिफेलोकॉडल और एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो सिफेलोकॉडल सी से याद रखिए, स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है, सिफेलोकॉडल। यहां पर आप क्या लिखते हैं, सिफेलोकॉडल। अब सी से ही याद रखिए, जैसे ही सिफेलोकॉडल आ जाए तो सिर से पैर की ओर, सिफेलोकॉडल मतलब सिर से पैर की ओर। तो जैसा नाम में स्टार्टिंग में सी है, सिफेलोकॉडल, उसी से याद रखिए, सिर से पैर की ओर इसमें विकास होता है। अब दोबारा कभी नहीं भूलेंगे, जिस तरह से मैं याद रखता हूँ इन पॉइंट को, उसी हिसाब से आपको बता रहा हूँ, ज़िंदगी में आप कभी भूलेंगे भी नहीं कि सिफेलोकॉडल सिर से पैर की ओर विकास होता है, बस बात खत्म। इसके बाद जब प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है उसके बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिए।
जो आपका प्रॉक्सिमो डिस्टल होता है, इसमें बालक का जो विकास है वो केंद्र से प्रारंभ होकर सिरों की ओर होता है। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले रीढ़ की हड्डी का विकास, उसके बाद भुजाओं, फिर हाथ तथा हाथ की उंगलियों का विकास होता है। आपको ये पूरे सिद्धांत पढ़ने हैं तो एक एक चीज़ आपको क्लियर समझ में आएगी। जैसे कि आपको जो गतिक विकास यानी कि मोटर स्किल के बारे में बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। तो मोटर स्किल में क्या होता है, पहले जो बच्चा होता है वो बड़ी मसल्स का यूज करना सीखता है, ठीक है। इसके बाद छोटी मसल्स का यूज करना सीखता है, वो उसको बोलते हैं ग्रॉस फाइन। दोनों मतलब ग्रॉस और फाइन दो मोटर स्किल होती हैं आपकी। जब आप पुरानी वीडियो देखेंगे तब ये चीज़ें आपको समझ में आएगी, इसलिए बार बार कहता हूँ पुरानी वीडियो जरूर देखें, है ना। ग्रॉस मोटर स्किल होता है, एक होता है आपका फाइन मोटर स्किल। जो ग्रॉस मोटर स्किल होता है इसमें बच्चा सबसे पहले क्या करता है कि बड़ी मसल्स का यूज करता है। फाइन मोटर स्किल में छोटी मसल्स का यूज करता है। जो विकास होता है वो ग्रॉस टू फाइन चलता है, यानी कि पहले विकास ग्रॉस मोटर स्किल से जाकर के फाइन मोटर स्किल की तरफ होता है। मतलब बच्चा पहले बड़ी मसल्स का यूज करेगा, बाद में छोटी मसल्स का यूज करेगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने बताया जैसे घुटने के बल चलना, फिसलना, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद में उंगलियों का यूज करता है, जैसे उंगलियों से पकड़ना, रेत को पकड़ना, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो जो जो आपका विकास का दिशा का सिद्धांत है, तो विकास के दिशा के सिद्धांत में आपको दो चीज़ें मिलेंगी यहाँ पर। अब देखिए ये लिखा किसने है, कुप्पू स्वामी ने लिखा है कि विकास सिर पदाभिमुख, उसको हिंदी में सिर पदाभिमुख बोलते हैं, सिफेलोकॉडल और समीप दूराभिमुख यानी कि प्रॉक्सिमो डिस्टल क्रम में होता है। जो आपका विकास है वो सिफेलोकॉडल और आपका प्रॉक्सिमो डिस्टल क्रम में होता है। अब सिफेलोकॉडल तब होता है जब सिर से पैर की ओर विकास हो, और प्रॉक्सिमो डिस्टल आपका होता है सेंटर से यानी कि केंद्र से बाहर की तरफ, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल भी दिया गया है कि पहले आपकी रीढ़ का हड्डी का विकास होगा, फिर उसके बाद आपकी भुजाओं का, इसके बाद उंगलियों का विकास होता है। तो आपको ये सिद्धांत अच्छे से समझ में आ गया। वृद्धि व विकास की अपनी ही एक दिशा होती है। इनके अनुसार या इसके अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है, अर्थात बालक की जो परिपक्वता है गर्भाधान के बाद सिर से पैर की ओर होती है। इस प्रकार के विकास को मस्तक बोधमुखी विकास एवं केंद्र से परिधीय विकास कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे आपको दिया भी गया है, बच्चा पहले सिर हिलाना सीखता है, फिर उठना तथा उसके बाद बैठना सीखता है। तो आपको समझ में आ गया सारी चीजें, जो विकास के दिशा का सिद्धांत था। तो दो याद रखिए आप सीधे सीधे, एक आपका सिफेलोकॉडल प्रॉक्सिमोडिस्टल है। सिफेलोकॉडल मतलब सिर से पैर की ओर, प्रॉक्सिमोडिस्टल मतलब केंद्र से बाहर की ओर विकास होता है। चलिए अगले सिद्धांत की तरफ चलेंगे, पर यहाँ पर विकास की क्रिया चलिए बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर दिया गया है, तो आप लोग अच्छे से इसको और समझ लीजिए किस तरह से विकास होता है। जब 1 माह का बच्चा होता है तो सिर को उठाना सीखता है। जब बच्चा 3 माह का हो जाता है तो गतिशील वस्तु पर नेत्र का नियंत्रण कर सकता है। मान लीजिए बॉल ऐसे लुढ़क रही है, तो उस पर वो बॉल किस तरफ जा रही है, उसकी जो आंखें होती हैं, ठीक है, जो दृष्टि होती है वो नियंत्रण में चली जाती है कि अगर इधर घूमेगी तो इधर बच्चे की नज़र चली जाएगी, फिर इधर बॉल जाएगी तो उधर भी बच्चे की नज़र चली जाएगी। ये चीज़ें होती हैं जब 3 माह का बच्चा हो जाता है। जब 5 माह का बच्चा हो जाता है तो सहारा दे करके अगर आप उसे बिठाओगे, थोड़ा बहुत सहारा दोगे तो वो बैठना सीख जाएगा। जब 6 या 7 महीने का हो जाता है बच्चा तो बिना सहारे बैठने सीख जाता है। 7 या 8 माह का लगभग हो जाता है तो सहारा दे करके आप उसे खड़ा कर सकते हैं, थोड़ा बहुत हेल्प करते रहिए तो वो बच्चा खड़ा रहेगा। जब 9 या 10 माह का हो जाता है तो बिना सहारे से भी खड़ा होना सीख जाता है। जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तो फिर वह बिना सहारे चलना सीख जाता है। 2 वर्ष का होता है तो दौड़ने लगता है, टेढ़ी मेढ़ी लकीरें खींचने लगता है, मतलब उसके जो हाथ होते हैं उससे भी टेढ़ी मेढ़ी लकीरें खींच सकता है। पेन कॉपी पेपर पकड़ा दोगे तो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लाइनें खींचने लगेगा। जब 3 से या 4 वर्ष का हो जाता है तब वो जंप करने लगता है, कूदना, ट्राईसाइकिल चलाना, ये सारी चीज़ें सीख जाता है। तो आपको विकास की क्रिया समझ में आ गई बच्चे के आयु के हिसाब से। तो ये आयु आपको यहाँ पर दी हुई है कि प्रथम माह में सिर को उठाना सीखता है, 3 माह का जब हो जाता है तो गतिशील वस्तुओं पर नेत्र का नियंत्रण कर लेता है,
ये चीज़ें। अब देखिए यहाँ पर जैसे डायरेक्शन की बात दो मैंने बताई थी, है ना। एक होता है सिफेलोकॉर्डल, लंबवत यानी कि सिरोध पदोमुखी, तो आपका ये सिर से पैर की तरफ, और प्रॉक्सिमो डिस्टल ये आपका सेंटर टू पेरिफेरल यानी केंद्र के बाहर की ओर आपका विकास होता है। अब एक पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। जन्म के समय जो बच्चे का सिर है वो शरीर का 1/4% होता है, या फिर डायरेक्ट उसे 25% कह सकते हैं। बच्चे का जो सिर होता है वो शरीर का 1/4 भाग होता है, यानी कि 25% होता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब हमारा जो सिद्धांत है विकास और वृद्धि का, वो है दूसरा। वृद्धि व विकास की गति एक दर एक सी नहीं रहती है। मतलब जो विकास है उसकी गति और दर एक सी नहीं रहती है। अब कैसे, वो हम देख लेते हैं। आपको ऐसा एग्जाम्पल मिलेगा कि एग्जाम्पल से ही सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म। विकास यूं तो बराबर रहता है, परंतु इसकी गति हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। अब कैसे नहीं रहती है, एग्जाम्पल के लिए समझिए। शैशवावस्था के शुरुआत में गति तीव्र होती है, बाद में मंद पड़ जाती है। क्या होता है, जब बच्चा छोटा होता है, शिशु अवस्था में होता है, उस टाइम पे उसकी जो वृद्धि होती है या विकास होता है, उस टाइम पे उसकी गति क्या होती है, तेजी होती है। इसके बाद फिर जब वो बाल्यावस्था में आता है तो फिर धीमी हो जाती है। फिर चाहे वो आपकी हाइट हो, कोई भी चीज़ हो, धीरे धीरे बढ़ती है। फिर इसके बाद जब वो किशोरावस्था में आ जाता है, पुनः किशोरावस्था के प्रारंभ में इसकी गति तेज होती है, परंतु यह कुछ समय पश्चात पुनः धीमी हो जाती है। इस प्रकार वृद्धि और विकास की गति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अब समझ में आया कि जब बच्चा छोटा होता है तो आप देखेंगे कि चाहे वो उसके फिजिकल डेवलपमेंट की बात करो, चाहे आप मेंटल डेवलपमेंट की बात करो, शिशु अवस्था में बहुत तेज़ी से उसका फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन जैसे बाल्यावस्था में आ जाएगा तो ये जो विकास होता है वो धीमा पड़ जाता है शैशव अवस्था के कंपेयर में। फिर वापस क्या होता है, जब किशोरावस्था में आ जाता है बच्चा, तब एकदम से विकास होता है। आप देखे होंगे कि जब किशोरावस्था में बच्चा आता है तो एकदम से हाइट उसकी बढ़ जाती है ना। तो फिजिकल डेवलपमेंट भी बहुत तेज़ी से हो जाता है। तो जो विकास की जो गति होती है ना, वो एक सी नहीं रहती है, कभी कम कभी ज़्यादा। जैसे शैशवावस्था में तीव्र होगी, फिर बीच बाल्यावस्था में कम हो जाएगी, फिर आपकी वापस किशोरावस्था में तेज़ी से विकास होने लगता है। तो आई थिंक आपको एग्जाम्पल से सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगला सिद्धांत है विकास क्रम का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सीक्वेंस, डेवलपमेंटल सीक्वेंस। अब ये है क्या, क्रम का मतलब क्या होता है, इसको भी समझिएगा। इस सिद्धांत में गामक एवं भाषा विकास एक निश्चित क्रम में होता है। गामक मतलब कि आपका मोटर स्किल, एंड भाषा का जो विकास है वो एक निश्चित क्रम में होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले किशोरावस्था में आप आ जाओगे, बाद में शिशु अवस्था में आओगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। एक क्रम होता है हर चीज़ का, तो वही चीज़ आपको इसमें समझनी है। तो एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे भाषा के विकास में बालक पहले सुनता है, उसके बाद बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है। इसको आप याद कर सकते हैं LSRW इस हिसाब से। मतलब पहले बालक क्या करता है, लिसनिंग, सुनता है। इसके बाद क्या करेगा आपका, स्पीकिंग यानी बोलेगा, स्पीक करेगा। इसके बाद रीडिंग और फिर राइटिंग। ठीक है। ऐसे ही जब बालक गर्भ में होता है तब गर्भावस्था, फिर आपकी आती है शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था और किशोरावस्था के क्रम में विकास होता है। तो मतलब समझ लीजिए कि विकास जो है ना क्रम से होता है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट बाल्यावस्था में आ गए या डायरेक्ट आप किशोरावस्था में आ गए। जो क्रम है कि गर्भावस्था है आपकी, गर्भावस्था के बाद आपकी शैशवावस्था आएगी, फिर आप बाल्यावस्था में आएंगे, इसके बाद किशोरावस्था में आएंगे, ये क्रम चलता रहता है। इसी तरह से भाषा सीखने में है, और जो भाषा का सीखने का क्रम होता है वो हमेशा यही होता है, याद रखिए LSRW। जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं या हिंदी मीडियम वाले भी हैं, तो इतनी इंग्लिश सभी को आती है, इस तरह से याद रखिएगा LSRW। ये भाषा को सीखने का भी क्रम होता है,
ये आपको जो लैंग्वेज की पेडालॉजी होगी ना, उसमें भी ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। तो पहले आपका क्या होता है, लिसनिंग, एल से हो गया लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, है ना। हिंदी में कह सकते हो पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है और इसके बाद लिखता है। तो आपके विकास क्रम का सिद्धांत हो गया कंप्लीट, है ना। वीडियो ये आपका लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें कम से कम 16-17 सिद्धांत हैं और जो इम्पोर्टेंट भी हैं आपके विकास की सारी चीज़ें, कि विकास के जो सिद्धांत होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। अगला जो विकास का सिद्धांत होता है वो है परस्पर संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंटर रिलेशन। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास के सभी स्वरूप, जैसे आपका शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास, सामाजिक और संवेगात्मक आदि, एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। गैरिसन और अन्य का कथन है, शरीर से संबंधित दृष्टिकोण व्यक्ति के विभिन्न अंगों के विकास में सामंजस्य और परस्पर संबंध पर बल देता है। तो आपको जो विकास के ब्रॉड डोमेन है, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट, ये जो सभी विकास के आपके स्वरूप हैं, ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ठीक है, यानी कि परस्पर संबंधित है। अब कैसे, जैसे कि अगर आपका मान लीजिए शरीर स्वस्थ है तो आपका जो मानसिक स्तर होगा वो भी काफ़ी अच्छा होगा, और अगर आपका जो शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो आपका मानसिक स्तर भी अच्छा नहीं होगा, और अगर मानसिक स्तर नहीं होगा तो आप सामाजिक कार्य करने में भी पीछे रहेंगे, तो आपका सामाजिक विकास भी नहीं होगा। तो ये जितने भी विकास के आपके ब्रॉड डोमेन है ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ये चीज़ याद रखना है आपको। अच्छा, यहाँ पे पांचवा आई थिंक दिख नहीं रहा है, जो पांचवा आपका सिद्धांत है वो है विकास की निरंतरता का सिद्धांत। जो आपका विकास होता है वो निरंतर चलता रहता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये पॉइंट आपके खत्म हो गए। यहाँ पे पांचवा आप लिखिएगा, डेवलपमेंट ऑफ विकास के निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ लिख लीजिएगा, निरंतरता का सिद्धांत। जो आपका डेवलपमेंट होता है वो निरंतर होता रहता है। अब यहाँ पर देखिए, विकास प्रक्रियाओं की निरंतर, एक सेकेंड, अब यहाँ पर आपने पांचवा पॉइंट लिख लिया होगा, ये पांचवें का डिटेल में बता रहा हूँ। विकास जो है आपका वो निरंतरता का सिद्धांत आपका पढ़ने वाले हैं। विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि विकास की प्रक्रिया अविराम गति से निरंतर चलती रहती है। एग्जाम्पल के लिए, माँ के गर्भ से ही यह प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। जो आपका विकास होता है वो आपका निरंतर चलता रहता है, गर्भ से स्टार्ट होकर के आपके मृत्यु तक चलती रहती है विकास की प्रक्रिया। तो पांचवा पॉइंट आप लिख लीजिएगा, ठीक है, विकास की निरंतरता का सिद्धांत। जो अगला सिद्धांत है वो है आपका एकीकरण का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इसके अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंगों को, फिर अंगों के भागों को चलाना सीखता है ना। कैसे? पहले हाथों को, फिर अंगुलियों को तथा बाद में हाथ व अंगुलियों दोनों को एक साथ हिलाता है। ये उसी से रिलेटेड है जैसे मैंने बताया आपको, ग्रोस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। तो पहले बच्चा ग्रोस मोटर स्किल सीखता है, यानी कि बड़ी मसल्स को यूज करता है। इसी तरह से जैसे यहाँ पहले हाथ को हिलाना सीखेगा, फिर उंगलियों को, फिर हाथ और उंगलियां दोनों को हिलाना सीख जाता है। तो एकीकरण का सिद्धांत है, इसके अनुसार संपूर्ण अंगों को, फिर अंगों के भागों को चलाना सीखने लगता है। तो एकीकरण का सिद्धांत है ये विकास का सिद्धांत। चलिए, 7वें नंबर का है आपका, जो विकास जो है वो लंबवत ना होकर चक्राकार या फिर आप इसे वर्तुलाकार
कह सकते हैं, जो विकास जो होता है ना वो आपका लंबवत ना होकर के वर्तुलाकार होता है। डेवलपमेंट इज स्पाइरल नॉट लीनियर। चलिए, इस सिद्धांत के अनुसार यदि बालक की लंबाई में वृद्धि होगी तो साथ साथ चौड़ाई में भी वृद्धि होगी, अर्थात विकास जो है आपका वर्तुलाकार या स्पाइरल रूप में होता है और बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है। तो जो विकास होता है आपका, इस फिगर से समझिएगा, जो विकास होता है वो आपका स्पाइरल होता है यानी कि वर्तुलाकार होता है। मान लीजिए विकास यहाँ से प्रारंभ होता है तो इस तरह से आपका विकास चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। फिर इस तरह से क्या होता है, सुदृढ़ीकरण के लिए विकास पीछे की ओर भी चला जाता है इस तरह से, और फिर आगे जाकर के प्रगति करने लगता है। इस तरह से विकास चलता ही आपका रहेगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे पॉइंट ये आपको दिया है, एक सेकेंड, आपको समझ में आएगा। मान लीजिए विकास यहाँ से स्टार्ट हुआ इस तरह से, ठीक है, तो आपका विकास चलता गया, चलता गया, चलता गया इस तरह से। अब यहाँ पर क्या, सुदृढ़ीकरण के लिए पीछे जाता है, मतलब आपका जो विकास है वो स्थायी रूप से हो जाए, है ना। उसका स्टैटिक करने के लिए क्या होता है, पीछे भी आपका विकास ऐसे आ जाता है। जब सुदृढ़ीकरण हो जाता है उसका, फिर क्या होता है, फिर से आगे प्रगति के लिए बढ़ जाता है और आपका विकास निरंतर चलता रहता है। तो आपसे क्वेश्चन इतना पूछा जाएगा, जो विकास होता है वो वर्तुलाकार होता है, लंबवत होता है ना, हॉरिजेंटल होता है या वर्टिकल होता है, कोई भी ऑप्शन दे देगा तो आपको याद रखना है वर्तुलाकार यानी कि स्पाइरल होता है आपका विकास। चलिए, अगला पॉइंट जो है, अगला सिद्धांत विकास का, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड इंटरेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। बालक की वृद्धि व विकास में दोनों का समान महत्व है, अर्थात बालक का विकास केवल वंशानुक्रम और वातावरण के कारण नहीं बल्कि दोनों की अंतःक्रिया के कारण होता है। जैसे कि परिवार में छोटा बच्चा अपनों से बड़ों को देखकर, सुनकर व अनुकरण मतलब नकल करके सीखता है, तो जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा वहाँ से भी बच्चा सीखेगा। और जो आपका वंशानुक्रम होता है ना, जैसी पीढ़ी दर पीढ़ी जिस तरह के उनके जीन्स होंगे, है ना। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए समझिए कि किसी बच्चे की जो हाइट होती है वो अपने फादर पे चली जाए, मान लीजिए उनकी हाइट अच्छी है, या फिर हाइट कम हो गई, है ना, तो हो सकता है उनके पिताजी की हाइट कम हो। तो जो जेनेटिक्स से जो बदलाव होते हैं वो, और पर्यावरण यानी कि इनहेरिटेंस यानी कि वंशानुक्रम, और पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट, दोनों से ही बच्चे का विकास होता है। अंतःक्रिया का सिद्धांत इसीलिए इसको कहते हैं कि विकास जो है आपका सिर्फ और सिर्फ ना तो वंशानुक्रम पर निर्भर करता है और ना ही सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण पर, दोनों की अंतःक्रिया से विकास होता है आपका। तो बालक की वृद्धि और विकास में दोनों का समान महत्व है, अर्थात बालक का विकास केवल वंशानुक्रम और वातावरण के कारण बल्कि दोनों की अंतःक्रिया के कारण होता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। जो ये हेडिंग लिखी हुई है ना, इनको आप लोग समझिएगा, यहीं से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं ना। विकास से जब क्वेश्चन आएंगे आपके वृद्धि या विकास से, तो यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। अगला आपका जो सिद्धांत है वो है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब इसको समझना है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत क्या होता है। एक आयु के दो बालक तथा बालिकाओं के शारीरिक, मानसिक, भाषा एवं संवेगात्मक विकास में भिन्नता होती है। ये चीज़ याद रखिए। मान लीजिए कोई दो बालक हैं या फिर दो बालिकाएं हैं, तो दोनों का जो शारीरिक विकास होगा वो अलग अलग होगा, मानसिक विकास भी अलग अलग होगा, सेम तरीके से नहीं होगा। चाहे वो भाषा सीखने में हो तो कोई जल्दी सीख जाएगा, कोई लेट सीख पाएगा। चाहे इमोशनल डेवलपमेंट की बात हो तो किसी में जल्दी विकास हो जाता है, किसी में थोड़ा टाइम लगता है। इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो आपका जो विकास है ना, उसमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं हमेशा होती हैं, क्योंकि एक जैसा विकास दो व्यक्तियों का कभी नहीं हो सकता। एग्जाम्पल देख लेते हैं।
एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पर ये 2 उदाहरण लिए हैं। बालक का विकास किसी अवस्था में बालिका से अधिक होता है और किसी अवस्था में बालिका का विकास बालक से अधिक होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, वो विकास में होती ही होती हैं। दूसरा एग्जाम्पल है जैसे जुड़वा भाई बहन। भाई भाई और बहन बहन भी शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक विभिन्नताएं रखते हैं, अतः उनका विकास एक जैसा नहीं होता है। यहाँ तक कि जब जुड़वा भाई बहन भी है ना, तो उनका विकास भी एक जैसा नहीं होगा, है ना। किसी की हाइट जल्दी बढ़ जाएगी, है ना, किसी की हाइट कम होगी, किसी की हाइट ज़्यादा होगी, किसी की कम रह जाएगी। ये होते हैं आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कोई बच्चा जल्दी सीख जाएगा, कोई बच्चा स्लो सीखेगा। ये होते हैं आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस दुनिया की प्रत्येक प्रजातियों में पाई जाती है, याद रखना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनुष्यों में ही इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। कोई भी प्रजातियां समान नहीं होती। उदाहरण के लिए 2 बंदर भी एक जैसे नहीं दिखते, उनमें किसी न किसी स्तर पर विभिन्नताएं अवश्य ही पाई जाती हैं। ठीक है, इंग्लिश में आप इसको पढ़ सकते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस वेरिएशन आर कॉमन विद इन एंड अक्रॉस ऑल स्पीसीज। वेरिएशन एड कलर एंड ब्यूटी टू नेचर। Variability is a fact of nature and individuals are no exception to this. अब जो नोट यहाँ पर दिया गया है, तो रेस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड डोंट लाफ एट अदर। कहने का मतलब ये है कि जो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, किसी की हाइट कम है, किसी की ज़्यादा है ना, किसी का शरीर जो है अच्छा है, किसी का कम है, तो सबकी रेस्पेक्ट करें, किसी का मजाक नहीं उड़ाना है। तो आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस की समझ आ गई। अब यहाँ पर हम बात करें इंडिविजुअल डिफरेंसेस का जो आधार है, किस किस हिसाब से हो सकता है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंटेलिजेंस, मतलब 2 व्यक्तियों, 2 बालकों की जो बुद्धि है वो अलग अलग हो सकती है। जो इंटरेस्ट है यानी कि रुचि है, वो भी अलग अलग हो सकता है। जैसे किसी को स्पोर्ट में है ना रुचि है, किसी को पढ़ने में रुचि है, किसी को एक्टिंग में रुचि है। वैल्यूज़ में अलग अलग हो सकते हैं। एप्टीट्यूड यानी कि अभिक्षमता में भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। पर्सनालिटी में भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होंगे आपके, कि किसी की पर्सनालिटी अलग टाइप की है, किसी दूसरे की पर्सनालिटी अलग टाइप की है। नोट में एक पॉइंट देख लीजिए, विद्यालय में यूनिफॉर्म आवश्यक है, परंतु एक शिक्षक के लिए टीचिंग टेक्निक में यूनिफॉर्म अर्थात एक समान होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि प्रत्येक बच्चों के पास अपनी अलग अलग अभिरुचि होती है। इसलिए बच्चों की अभिरुचि के आधार पर एक शिक्षक को टीचिंग टेक्निक फॉलो करना चाहिए। ये नहीं कि एक ही टेक्निक द्वारा सारे बच्चों को ज्ञान प्रदान या ज्ञान साझा करें। कहने का मतलब ये है कि यूनिफॉर्म स्कूल में रहता है ना, कि आप यूनिफॉर्म पहन के आएंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारे बच्चे एक जैसे दिखें, है ना। उनमें ये ना हो, मान लीजिए कोई गरीब का बच्चा है तो वो डेली कपड़े चेंज करके नहीं आ सकता, इसीलिए स्कूलों में यूनिफॉर्म रखी गई है। ठीक है, कि वहाँ पर ये फ़र्क ना हो, क्योंकि दोनों बच्चे हैं, पढ़ने आए हैं, उन्हें यहाँ पढ़ने से मतलब है। तो यूनिफॉर्म आवश्यक है, यानी कि एक समान कपड़े तो आप पहना सकते हैं, लेकिन जो टीचिंग की टेक्निक होनी चाहिए, जो शिक्षक आपको पढ़ा रहा है उनकी जो टेक्निक है वो एक जैसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो पूरी क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। कोई जल्दी समझ सकता है ना, किसी को टाइम लग रहा है, कोई किसी तरीके से समझ पा रहा है, कोई दूसरे तरीके से समझ पा रहा है। तो उन सभी बच्चों को पहले समझना है, फिर उनके समझ के अनुसार से कि ये बच्चा ऐसे सीख पाएगा, ये बच्चा ऐसे सीख पाएगा। आप लोग अलग अलग टेक्निक का यूज़ करके आप उनको पढ़ाइए, ताकि सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, याद रखिएगा। तो वही चीज़ें यहाँ पर शिक्षक के लिए दी गई हैं। क्या दी गई हैं उनको आप पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से। देखिए, यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शंस यानी एक समान, एक ही टेक्निक का यूज़ करना गलत बात है।
विभेदी अनुशासन अनुदेशन, यानी कि आप डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, अलग अलग तरीके से उनको पढ़ा सकते हैं। यदि बच्चों का ग्रुप बनाएं तो विभेदी अनुदेशन का प्रयोग होना चाहिए, यानी कि अलग अलग आपको क्या करना है, तरीके से उनको पढ़ाना है। होमोजीनियस नहीं, हेटेरोजीनियस बनाएं। अब इसका मतलब क्या होता है? होमो का मतलब होता है आपको सेम, तो ऐसा नहीं है कि जो ज़्यादा होशियार बच्चे हैं या जिनका आईक्यू लेवल हाई है उनका ग्रुप अलग बना दिया आपने, जो मान लो थोड़ा कमज़ोर हैं, आईक्यू उनका कम है और उनका ग्रुप अलग बना देते हैं, फिर अलग अलग पढ़ाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों का शामिल होना ज़रूरी है। तो जो ग्रुप बने तो वो होमोजीनियस नहीं बल्कि हेटेरोजीनियस बनाए। और होमो का मतलब मैंने बता दिया, जैसे मान लीजिए प्रॉब्लम आती है कि होमोजीनियस है क्या, तो सेम तरह का ग्रुप नहीं बनाना है कि एक ही तरह के बच्चों को अलग ग्रुप बना दिया और अलग का अलग बना दिया। अतः सेम एबिलिटी वाले को एक ग्रुप में नहीं रखना चाहिए। जो चीज़ मैंने आपको बताई कि मान लीजिए किसी का आईक्यू लेवल ज़्यादा तेज़ है तो उन सभी बच्चों को एक अलग कर दिया, जिनका आईक्यू लेवल थोड़ा कम है उनको अलग कर दिया, और फिर आप पढ़ा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है आपको। सभी को एक ही ग्रुप में रखना है और फिर आपको अलग अलग टेक्निक का यूज करके उनको पढ़ाना है। अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्यों होते हैं ये भी आपको देखना होगा। तो एक तो अनुवांशिकता की वजह से भी हो जाते हैं, जैसे फिजिकल सभी का अलग अलग होगा, मेंटली भी सबका अलग अलग होगा, है ना। एक्वायर्ड की बात करें जैसे एनवायरनमेंट से, तो सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल और इमोशनल, इसकी वजह से भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपके होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ तक आपको समझ में आ गई होंगी। जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के इम्पोर्टेंट पॉइंट थे मैं आपको ऊपर बता चुका कि आपको बस ये याद रखना है, तो आप अपने आप क्वेश्चन वहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। आपको दिमाग में ये रखना है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि दो बालक कभी एक जैसे नहीं हो सकते, चाहे वो खाने में हो, पीने में हो, इंटरेस्ट में हो, खेलने में हो, है ना, किसी चीज़ को पढ़ने में हो, याद करने में भी हो, दोनों बच्चे कभी एक जैसे नहीं हो सकते। इसीलिए कभी भी मतलब पेरेंट्स को ये याद रखना चाहिए, कभी भी एक दूसरे के बच्चे से कंपेयर कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपनी अपनी एबिलिटी है। मान लीजिए कोई पढ़ने में अच्छा है तो कोई स्पोर्ट्स खेलने में अच्छा है, कोई सिंगिंग में अच्छा है, कोई म्यूजिक में अच्छा है, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस सब में होते हैं। तो बस इतना दिमाग में रख लीजिए, जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस है क्या। चलिए अगला जो आपका सिद्धांत है उसको पढ़ लेते हैं, समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ बैगेज पैटर्न। इस सिद्धांत के अनुसार सभी प्राणियों का विकास शारीरिक, मानसिक, भाषा एवं संवेगात्मक विकास समान रूप से होता है। अब देखिए कैसे, एग्जाम्पल समझना है आपको। पशु से उत्पन्न संतान पशु ही होगी और मानव से उत्पन्न संतान मानव ही होगी। दूसरा, गरीब परिवार का बालक भी चलना सीखने से पहले घुटनों के बल चलना सीखता है, और अमीर परिवार का बच्चा होगा तो वो भी पहले घुटनों के बल ही चलेगा। तो इसका मतलब ये है कि चाहे बच्चा गरीब का हो चाहे अमीर का हो, जो विकास है उसका जो प्रतिमान है वो समान होगा। मतलब अगर गरीब का बच्चा घुटने में चलता है तो पहले स्टार्टिंग में तो ऐसा नहीं कि अमीर का बच्चा डायरेक्ट खड़े होकर दौड़ने लगेगा। समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, तो समान प्रतिमान का सिद्धांत भी विकास का होता है कि चाहे वो किसी भी प्राणी में हो, शारीरिक, मानसिक, भाषा एवं संवेगात्मक जो विकास होता है वो समान रूप से ही होगा। मतलब उसकी गति में अंतर हो सकता है, लेकिन अगर पहले बच्चा सुनना सीखता है तो चाहे किसी भी कंट्री का बच्चा हो पहले सुनना ही सीखेगा, है ना। जो आपको मैंने भाषा की एक क्रम बताए थे LSRW, इसके बाद वो बोलना सीखेगा, फिर पढ़ना, फिर लिखना।
चलिए, जो आपका विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं कि विकास होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, इस तरह से 4 ऑप्शन आपको बना के दे देगा। तो आपका जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अब वो कैसे होता है ये भी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताने वाला हूँ। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रेस्पॉन्सेस। इसके सिद्धांत के अनुसार बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है, बाद में विशिष्ट क्रियाएं करता है। फॉर एग्जाम्पल, बालक सर्वप्रथम उत्तेजना का अनुभव करता है और बाद में संवेगों को प्रकट करता है। बालक का बचपन में रोने का तरीका अलग, थोड़ा बड़ा होने पर और अलग, थोड़ा और बड़ा होने पर मन ही मन रोया करता है। यह भाषा विकास में पहले सामान्य शब्द, सभी पक्षियों को चिड़िया कहना, और बाद में विशिष्ट शब्द यानी विभिन्न पक्षियों के नाम लेना प्रारंभ कर देता है। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर, ठीक है, कैसे? जैसे देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है अच्छे से। सभी पक्षियों को वो पहले शुरू में क्या कहेगा? चिड़िया कहेगा, मतलब पहले सामान्य शब्द का यूज करेगा, है ना, जटिल शब्दों का उतना यूज नहीं करता, सभी को चिड़िया कहने लगा। धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता गया इसके बाद वो क्या करता है, जो विशिष्ट शब्द हैं यानी कि उन पक्षियों को अलग अलग नाम से बुलाने लगता है। ठीक है, तो ये होता है आपका जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। इंग्लिश में आप इसे कह सकते हैं जनरल टू स्पेसिफिक। चलिए, अगला सिद्धांत है आपका 12 नंबर का, प्रारंभिक वर्षों में तेज विकास का सिद्धांत। तो वो मैं पहले बता चुका हूँ, फिर भी इसको भी आप एक बार पढ़िए कि ये सिद्धांत है क्या। प्रिंसिपल ऑफ फास्ट डेवलपमेंट इन अर्ली ईयर्स। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में विकास अधिक तेजी से होता है, अर्थात अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा कुछ विशेष अवस्थाओं में विकास अधिक तेजी से होता है। जैसे कि आपको बताया भी था कि जो शिशु अवस्था होती है, शैशवावस्था होती है, इसमें वृद्धि और विकास तेजी के साथ आपका होता है। अगला सिद्धांत, संचय और पुनरावृत्ति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कम्युलेटिव एंड रिकैपिटुलेट। विकास संचयी होता है और इसकी पुनरावृत्ति होती है। संचयी का अर्थ होता है जोड़ते जाना। संचयी का अर्थ क्या होता है? जोड़ते जाना। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, शैशवावस्था का आत्म प्रेम यानी कि स्वप्रेम किशोरावस्था में भी देखा जा सकता है। तो क्या हुआ, ये रिपीट हो गया ना कि शिशु अवस्था में भी आत्म प्रेम होता है और किशोर अवस्था में भी स्वप्रेम, खुद से प्रेम होता है। तो आपका विकास क्या हुआ यहाँ पर, है ना, पुनरावृत्ति हुई आपकी इसकी, कि जो शिशु अवस्था में हो रहा था वही आपको किशोरावस्था में हो गया, तो पुनरावृत्ति हो गई। दूसरा एग्जाम्पल है, शैशवावस्था में भी बालक कल्पना जगत का विचरण करता है, यानी कल्पनाओं में खोया रहता है, और पुनः जब वह किशोरावस्था में आता है तब भी उसको कल्पना जगत का विचरण करते हुए देखा जाता है ना। वो मन ही मन कल्पनाओं में कि ऐसा होगा, वैसा होगा, मैं ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा हो गया तो मैं ऐसा होऊंगा, या मैं ये करूँगा वो करूँगा, कल्पनाओं में चलता है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है, बालक का बोला गया पहला शब्द और रखा गया पहला कदम पूर्व के निरंतर विकास कार्यों के संचयी प्रगति है। मतलब जो शब्द बोल दिया गया और कदम जो चला गया, तो क्या होता है, ये संचय करके रखा जाता है, यानी जोड़ करके रखा जाता है। संचय का अर्थ होता है जोड़ते जाना। तो जब पहला कदम रखा फिर धीरे धीरे दूसरा, तीसरा, चौथा, ये ऐसा तो नहीं है ना फिर कदम नहीं रखेगा, तो लगातार उसमें ऐड करना। इसीलिए विकास को क्या कहा गया है, पुनरावृत्ति और संचय का सिद्धांत। चलिए, अगला, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में भी ये वाला सिद्धांत आता है, विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत, या फिर कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट प्रेडिक्शन। आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं विकास के बारे में। अब वो कैसे, समझिएगा। इस सिद्धांत के अनुसार जिस प्रकार बालक का है उसे देखकर हम उसके भविष्य के बारे में बता सकते हैं, अर्थात भविष्यवाणी कर सकते हैं। जिस प्रकार बालक का विकास है उसको देख करके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर समझिएगा, बालक के विकास को देखकर हम कह सकते हैं कि यह बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा, यह आगे भविष्य में कौन सा व्यवसाय चुनेगा। आपने भी अपने आसपास पड़ोस में जब छोटे बच्चे होते हैं
तो उनको खेलते हुए देखते हैं, या बहुत अच्छा मान लीजिए स्पोर्ट खेल रहा है, मैच अच्छे से खेल रहा है, कोई भी क्रिकेट अच्छे से खेल रहा है, तो जो बुजुर्ग लोग होंगे या उनसे जो बड़े होंगे वो सब ये कहेंगे अरे ये तो क्रिकेटर बनेगा, ये फुटबॉलर बन जाएगा। तो अगर लोगों को क्या है प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अगर उनको स्किल दिखती है कि बचपन से ये बच्चे में स्किल है या पढ़ने में शुरू से ही बच्चा अच्छा है तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, तो प्रिडिक्ट बिल्कुल कर सकते हैं विकास को, भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये बच्चा बड़े होकर ये बनेगा। ठीक है, अगला आपका विकास परिपक्वता तथा सीखने की उपज है। डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। जन्म के बाद बालक के विकास में प्रशिक्षण तथा परिपक्वता दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। बालक का विकास इन दोनों की अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। ठीक है, विकास जो होता है वो आपका परिपक्वता और सीखने की अंतःक्रिया पर निर्भर करता है आपका। तो जो डेवलपमेंट होता है इन दोनों का भी प्रोडक्ट होता है, यानी कि परिपक्वता और सीखने की। 16 नंबर का आपका जो सिद्धांत है, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से भी प्रभावित होता है। डेवलपमेंट इज अफेक्टेड बाय कल्चरल चेंजेस। बालक का विकास संस्कृति के परिवर्तन के अनुसार प्रभावित होता है। संस्कृति के अनुरूप ही व्यक्ति का संस्कृति की उन्नति बालक के विकास में उसके मात्रात्मक गुणों का विकास करती है। मतलब समाज में जो कल्चर होता है उससे भी विकास होता है बच्चे का, ये आपको पॉइंट याद रखना है। विकास का आरंभिक बुनियाद महत्वपूर्ण है, ये आपका लास्ट है। विकास का आरंभिक बुनियाद महत्वपूर्ण है, मतलब द इनिशियल फाउंडेशन ऑफ डेवलपमेंट इज इम्पॉर्टेंट। विकास की आरंभिक नींव अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। व्यक्ति की अभिवृत्ति, आदतें और व्यवहार का जो प्रारूप आरंभिक वर्षों में विकसित होता है वही आगे आने वाले वर्षों में भी व्यक्ति के जीवन के समायोजन को निश्चित करता है। ठीक है, जिस तरह के आप वातावरण में रहते हैं, किस तरह से आपके जो हैबिट हैं, जो आदतें हैं वो बन चुकी हैं, आपका व्यवहार किस तरह का है, अगर ये आपकी जो नींव है ये बहुत अच्छे तरीके से रख गई तो बच्चे का जो विकास होता है वो उसी तरीके से आगे भी बढ़ेगा। तो जो विकास की जो आरंभिक होती है ना, यानी कि जिसे बेस कहते हैं, फाउंडेशन कहते हैं डेवलपमेंट का, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आपकी आदतें अच्छी हों, व्यवहार अच्छा हो। जिस तरह से प्रारंभिक वर्षों में विकसित होगा वह आगे भी आपको जीवन में समायोजित करेगा, उसी तरह से आपकी हैबिट, आपका व्यवहार करने की आदत हो जाएगी। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोगों का जो विकास के सिद्धांत हैं वो कंप्लीट हो चुका है। विकास के सिद्धांत आपके जितने हो सकते थे लगभग सारे कंप्लीट हैं। तो एक बार हम बस लास्ट में रिपीट करेंगे जो मेन पॉइंट होते हैं, मैंने बताया था लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। जो शॉर्ट में पूरे पॉइंट लिखे गए हैं, आपकी जो 17 आपके जो विकास के सिद्धांत बताए गए हैं इनको मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपको एग्जाम्पल के थ्रू सब कुछ समझ में आ गया है। यहाँ पर अब जो लास्ट बचा हुआ है कि एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो मेन पॉइंट होते हैं वो सारे पॉइंट इसमें मैंने कवर कर दिए। जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया समझाया वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो आपका जो विकास होता है, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आपके विकास के जो सिद्धांत हैं उनके मेन पॉइंट। डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस, विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये याद रखिए। डेवलपमेंट इज सिक्वेंशियल ऑर्डरली, यानी कि आपका जो विकास है वो क्रमिक होता है, क्रम से चलता है।
मैं नीचे जब आपको डिटेल में पढ़ा रहा था तो मैंने ये चीज़ बताई थी कि ऐसा नहीं है कि बच्चा जो है डायरेक्ट पहले लिखना सीख जाएगा। अगर भाषा विकास की बात करें, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सिर्फ पढ़ना सीख जाएगा। जो क्रम होता है भाषा सीखने का, जैसे कि LSRW, ये मैंने आपको बताया था, इस क्रम में याद रखिएगा। लिसनिंग यानी पहले बच्चा सुनेगा ही, इसके बाद स्पीकिंग बोलेगा, फिर आपका बच्चा रीडिंग यानी कि पढ़ेगा, लास्ट में फिर बच्चा लिखना सीखता है यानी कि राइटिंग करना सीखता है। तो ये आपका होता है डेवलपमेंट इज सीक्वेंशियल, यानी कि क्रमिक रूप से आपका विकास होता है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है, रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरीज पर्सन टू पर्सन। एक तरह से वही इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाली बात हो गई कि विकास की जो दर होती है वो भिन्न भिन्न आपकी होती है। अगला पॉइंट है, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी आपका जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपका विकास होता है या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ बोथ, यानी कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है या प्रोडक्ट होता है। यानी कि D इज इक्वल टू, आप डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इंटू एनवायरनमेंट लिख सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अगला जो पॉइंट है वो है, डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल, यानी कि पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, विकास की भविष्यवाणी करी जा सकती है, जो मैंने आपको लास्ट में बताया। ठीक है, तो मैंने डिटेल में इसीलिए पहले सारे पॉइंट बता दिए थे ताकि जब मैं इनको रिपीट करूं तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। ऑल टाइप ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड, चाहे आपका फिजिकल डेवलपमेंट हो, इनको क्रम इनका ऐसे PCSE ऐसी तरह से याद रख सकते हैं। इनका क्रम ये होता है, फिजिकल डेवलपमेंट, फिर आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिर सोशल डेवलपमेंट और लास्ट आपका हो जाएगा इमोशनल डेवलपमेंट। फिजिकल मतलब शारीरिक विकास, कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक विकास, सोशल मतलब सामाजिक विकास और इमोशनल मतलब संवेगात्मक विकास। तो ये आपका क्रम रहेगा PCSE, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। देयर इज अ कांस्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन ऑल फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सारे जो पॉइंट है वो क्लियर हो गए अभी तक जितने मैंने आपको बताए थे नीचे। तो सभी पॉइंटों का यहाँ पर सार था, है ना, वन लाइनर एक एक पॉइंट बने हुए थे कि आखिर में जो प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है वो होते कौन कौन से हैं। तो ये जो मैंने पॉइंट बताई ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग में जो बताए हैं मैंने, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक आज यहीं ख़त्म करते हैं। विकास के सिद्धांत आपका कंप्लीट हो चुका है। अब अगला टॉपिक हम कल करेंगे। ये अगर आपको देखिए नोट्स चाहिए तो आप लोग क्या करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और वहाँ से आप फेसबुक, इंस्टाग्राम को भी हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे फेसबुक की बात करें तो वहाँ पर आपको MCQs मिल जाएंगे, है ना। डेली प्रैक्टिस के लिए मैं क्विज डालता रहता हूँ वहाँ पर, आपको वहाँ पर वीडियो भी मिल जाता है। तो फेसबुक को ज़रूर फॉलो कर लें जितने भी लोग मेरा वीडियो इसको देख रहे हैं। कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में बताइएगा। बाकी नोट्स आपको PDF मिलते रहेंगे टेलीग्राम चैनल पर, तो जितने लोग हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।